20 और चैप्टर 20 हमारा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इस चैप्टर में एक्चुअली दो पार्ट दिए गए हैं। एक पार्ट हमारा मसल्स से रिलेटेड है और दूसरा पार्ट हमारा स्केलेटन सिस्टम है। अब इस साल सिलेबस में क्या किया, आपको मसल्स तो दिया है, स्केलेटन सिस्टम इस बार हटा दिया है। थोड़ा सिलेबस रिड्यूस किया, इसलिए स्केलेटन सिस्टम हटा दिया है। तो हम इस चैप्टर में केवल बात करेंगे मसल्स की। देखते हैं क्या है चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सबसे पहले ये दो शब्द समझने की कोशिश करते हैं। लोकोमोशन क्या है और मूवमेंट क्या है। देखिए, मूवमेंट एक बहुत छोटा शब्द है। मूवमेंट में जैसे मान लीजिए प्लांट है और प्लांट के ये मान लीजिए कुछ ब्रांच हैं और उन पे लीव्स हैं। हवा से ये लीव्स इधर उधर हिल रही हैं, मूव कर रही हैं। यहाँ मूवमेंट मौजूद है। आप बोलेंगे सर पत्तियां हिल रही हैं मतलब मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली विंड के कारण क्या हो रहा है, लीव्स मूव कर रही है, मूवमेंट इनके अंदर हो रहा है। ठीक है। आप देखिए, माना कि ये आपका एक हाइड्रा है। ये हाइड्रा के टेंटाकल्स हैं। तो ये पानी में मूव करते ऐसे ऐसे, केवल हिला रहा है इनको, केवल बस इनको हिला रहा है पानी को। तो यहाँ पर एक जैसे अमीबा की बात करते हैं। अमीबा के अंदर मान लीजिए कोई सामान अभी फूड वैक्यूल यहाँ पे थी, ये पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँच गई। अब आप ये बताइए, क्या ये मूवमेंट है? बिल्कुल मूवमेंट है। इनसाइड द सेल मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है। ये क्या है? ये एक लीव्स का मूवमेंट हो रहा है। ये टेंटाकल्स हाइड्रा के इधर उधर हिल रहे, क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। वाकई में सभी मूवमेंट है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ आपको अंतर भी दिखेगा। एक चलिए डॉग भी बनाते हैं। डॉग क्या कर रहा है, मान लीजिए एक डॉग है और डॉग अपनी पूंछ को हिला रहा है, पूंछ को ऊपर नीचे कर रहा है। ये क्या हो रहा है, इसकी पूंछ में मूवमेंट हो रहा है। सिंपल है ना। अब लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन थोड़ा बड़ा शब्द है। लोकोमोशन में क्या होता है, लोकोमोशन बना है लोकस से। लोकस मतलब एक जगह। अगर कोई भी मटेरियल या कोई भी एनिमल या कोई भी उसका पार्ट अगर पहले एक जगह पर था, एक लोकेशन पर था, लोकस या लोकेशन, और वो अगर कुछ समय के बाद दूसरी लोकेशन पे पहुंच जाता है, अगर प्लेस चेंज होता है, प्लेस अगर चेंज हो जाता है, ए प्लेस से कोई भी चीज पहुंचकर बी प्लेस पर अगर पहुंच गई, जहां लोकेशन चेंज हो गया, जहां लोकस चेंज हो गया, उस मूवमेंट को हम बोलेंगे लोकोमोशन। उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे? लोकोमोशन। अगर प्लेस बदला तो वही मूवमेंट लोकोमोशन कहलाएगा। ये लीव्स जहां थी वहीं रहेगी, ये कहीं नहीं जा रही। हम बोलेंगे लीव्स में मूवमेंट तो है लेकिन लोकोमोशन नहीं है। ठीक है। यहां इसमें बात करेंगे फूड वैक्यूल अभी यहां थी, इसकी पोजीशन बदली, इसका लोकेशन बदला और ये पहुंचते पहुंचते दूसरी जगह पहुंची। ये मूवमेंट तो है लेकिन इस फूड वैक्यूल का लोकेशन भी बदल रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये लोकोमोशन है, इनसाइड द सेल लोकोमोशन है। अगर ये टेंटाकल्स केवल हिल रहे हैं पानी में तो मूवमेंट है, लेकिन इन्हीं टेंटाकल्स को हिलाते हिलाते अगर ये हाइड्रा किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, किसी दूसरी लोकेशन पर पहुंच जाता है, तो फिर ये हाइड्रा का क्या हो गया? लोकोमोशन हो गया। पैरामीशियम की बात करें, सीलिया फ्लैजेला होते हैं, सीलिया है, हम सीलिया फ्लैजेला की बात करें, अगर वो वहीं के वहीं उनको हिला रहा है,
तो केवल मूवमेंट है। अगर उनकी मदद से वो एनिमल किसी दूसरी जगह पर पहुंच रहा है तो वो लोकोमोशन है। केवल कुत्ते की पूंछ हिल रही है, ये मूवमेंट है, लेकिन ये जब अपनी टांगों को हिलाकर दौड़ते हुए एक दूसरी जगह पहुंच जाता है, लोकेशन इसकी बदल जाती है, तो ये लोकोमोशन है। इसका मतलब हर लोकोमोशन करने के लिए मूवमेंट तो जरूरी है, उसको मूव करना पड़ेगा, उसको पैर जो हैं वो हिलाने पड़ेंगे, तभी तो उसकी लोकोमोशन चेंज होगी, तभी तो उसकी लोकेशन चेंज होगी। जितनी भी मूवमेंट होते हैं वो सब के सब लोकोमोशन नहीं होते। जितने भी मूवमेंट हैं, मान लीजिए लीफ मूवमेंट कर रही है, लेकिन ये लोकोमोशन नहीं है। लेकिन आप देखिए जितने भी लोकोमोशन होते हैं वहां मूवमेंट तो जरूर होता है, किसी ना किसी चीज का मूवमेंट होता है। ये सीलिया फ्लैजेला ने मूवमेंट किया तभी तो लोकोमोशन हुआ। ये टेंटाकल्स ने कुछ मूवमेंट किया तभी तो लोकोमोशन हुआ हाइड्रा का। हम कह सकते हैं ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा बात। लोकोमोशन थोड़ा बड़ा है, इसमें मूवमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला हम बात करते हैं, अगर एनिमल की हम बात करते हैं तो एनिमल के बॉडी में 3 तरह का मूवमेंट दिखाई देता है। थोड़ा सा मूवमेंट पे ही हम ध्यान देंगे अभी। हाँ, लोकोमोशन तो आपको समझ में आया, लोकेशन चेंज हो जाएगी। ऐसा कोई भी मूवमेंट जिसमें लोकेशन चेंज हो जाती है वो लोकोमोशन हो जाता है। अब मूवमेंट की बात करते हैं, आखिर मूवमेंट क्यों होता है? एक एनिमल की बॉडी में मूवमेंट क्यों होता है? तो मूवमेंट एक्चुअली 3 चीजों से हो सकता है। 3 ऐसी प्रोसेस हैं जिनसे मूवमेंट होता है। पहला है अमीबॉइड मूवमेंट। पहला है अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबा कैसे मूवमेंट करता है? अमीबा के जैसा अगर मूवमेंट हमारे बॉडी में कहीं हो रहा है तो वो अमीबॉइड मूवमेंट कहलाएगा। अमीबा कैसे मूवमेंट करता है? ये अमीबा था। अमीबा अपना कुछ स्यूडोपोडिया बनाता है। हाँ, स्यूडोपोडिया की मदद से अपनी शेप चेंज करता है, फिर ये मूव करता है। तो ये अपना जो बॉडी सरफेस है, जो मेम्ब्रेन है, उसी को थोड़ा सा आउट ग्रोथ या इस तरह से करके अपना पोजीशन बदलता है और धीरे धीरे मूव करता है। अभी ऐसा था, हाँ, फिर थोड़ा सा इसने ये सीलिया इधर बना लिया, अब इधर हो गया, फिर ये वाला पार्ट लंबा हो गया, हाँ, फिर इसके बाद इधर से सिकुड़ के ऐसे हो गया। तो कुल मिला के ये अमीबा के जैसा जो मूवमेंट अगर होता है तो वो अमीबॉइड मूवमेंट कहलाता है। क्या ह्यूमन बींग्स की बॉडी में कुछ ऐसी सेल हैं जो अमीबा के जैसे काम करती हैं? बिल्कुल करती है। हमने पढ़ा था मैक्रोफेजेस सेल। मैक्रोफेजेस सेल कुछ ऐसी सेल होती हैं जो किसी दूसरे सॉलिड आइटम को खा जाती हैं, निगल जाती हैं। हमने क्या पढ़ा था? मोनोसाइट। हाँ, मोनोसाइट पढ़ा था, याद है आपको? वो मैक्रोफेजेस सेल होती है। मान लीजिए ये हमारी सेल है, इधर कुछ बैक्टीरिया आया तो ये सेल क्या करेगी? अमीबा के जैसे उसको निगल जाएगी, उसको खा जाएगी और ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगी, खत्म कर देगी। तो अमीबा के जैसा ही मूवमेंट किया हमारी बॉडी, हमारी मैक्रोफेजेस सेल ने। इसलिए ये जो मूवमेंट हो रहा है ये अमीबॉइड मूवमेंट कहलाएगा। हमारी ल्यूकोसाइट सेल भी ऐसे करती है। मैक्रोफेजेज एक्चुअली वो ल्यूकोसाइट सेल है। डब्ल्यूबीसी सेल हमने अलग अलग पूरा सब पढ़ा था। हाँ, डब्ल्यूबीसी सेल का क्लासिफिकेशन आपको याद होगा, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में 3 थी, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और एग्रेनुलोसाइट में आपके 2 थी, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो हमारी जो लिम्फोसाइट सेल हैं, मैक्रोफेजेस सेल हैं, वो कहीं ना कहीं अमीबॉइड टाइप का मूवमेंट शो करती हैं हमारी बॉडी में। दूसरा होता है सीलियरी मूवमेंट। विद द हेल्प ऑफ सीलिया हमारी बॉडी में मूवमेंट दिखाई देता है। विद द हेल्प ऑफ सीलिया, सीलिया से अगर कोई सेल मूव करती है तो उसको सीलियरी मूवमेंट कहते हैं। अब सीलिया क्या होते हैं?
आपने देखा था, मैंने जब सेल पढ़ाया तो कुछ इस तरह के ये छोटे छोटे अगर ये प्रोजेक्शंस आउटग्रोथ पाए जाते हैं तो इनको हम सीलिया बोलते हैं। पैरामीशियम के ऊपर सीलिया थे। हमने सीलिया का पूरा स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, आपको याद होगा। तो ये यहाँ से बेसल बॉडी होता है और ये आपके 9+2 ये फिलामेंट्स है और इस पे ये पूरी सेल मेम्ब्रेन इस तरह से लगी होती है। यही तो सीलिया थे। इनको भी मूव करता है, मूवमेंट करता है। अगर सीलिया का मूवमेंट हो रहा है तो वो सीलियरी मूवमेंट कहलाएगा। हमने पढ़ा था एनिमल में जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें क्यूबॉइडल टिश्यू होता है, कोलमनर टिश्यू होता है कोलमनर टिश्यू, और कई कोलमनर टिश्यू पे जो उसकी ओपन सरफेस होती है वहां सीलिया होते हैं। तो एनिमल की बॉडी में भी सीलिएटेड क्यूबॉइडल या सीलिएटेड कोलमनर टिश्यू होता है जिससे सीलियरी मूवमेंट हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। कहाँ होता है हमारी बॉडी में ये वाला टिश्यू? कहाँ होता है? एक्चुअली हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। वहां अगर कोई डस्ट पार्टिकल जाता है तो सीलिया उसको मूव करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और डस्ट पार्टिकल को हटा देते हैं। आपने देखा था फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब में एग सेल मूव करता है, यहाँ से ओवरी से एग निकलता है। तो ये एग इधर ही क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पर लगे हैं सीलिया, यहाँ सीलिएटेड टिश्यू है और वो एग सेल को पुश करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर देखने को मिलता है सीलियरी मूवमेंट। ठीक है। और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा बहुत सिंपल है। जो असली हमारा मूवमेंट है वो है आपका मस्कुलर मूवमेंट। विद द हेल्प ऑफ मसल्स हमारा बॉडी मूव करता है। मस्कुलर मूवमेंट। आपका हाथ आगे पीछे होता है, आपका पैर आगे पीछे होता है। केवल हाथ और पैर मसल्स के कारण मूव करते हैं अगर ये सोच रहे तो गलत है। हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में भी विद द हेल्प ऑफ मसल्स मूवमेंट होता है। जैसे आपने ईसोफेगस पढ़ा है। हाँ, ईसोफेगस में क्या होता है? ये आपका माउथ कैविटी से फूड क्या होगा? ये स्टोमक में आएगा। तो यहाँ पर जो फूड का मूवमेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू द यहाँ पर क्या है? मसल्स है और उसको बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। और फूड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। तो ये जो हमारे फूड पाइप का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, क्या ये बिना मसल्स के हो रहा है? बिल्कुल, ये भी मसल्स के द्वारा हो रहा है। हमारे डायफ्राम में मूवमेंट हमने देखा, हमारी रिब्स के अंदर हमने मूवमेंट देखा, हाँ, पूरे फूड पाइप के अंदर मूवमेंट देखा। तो इसका मतलब मसल्स ही वो सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जिससे ह्यूमन बींग्स की बॉडी में मोस्ट ऑफ मूवमेंट पाए जाते हैं। मसल्स ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट टिश्यू है जिसके कारण ह्यूमन बींग्स के अंदर मूवमेंट पाए जाते हैं। और इस चैप्टर में हम मस्कुलर मूवमेंट की ही बात करने वाले हैं कि आखिर मसल्स कैसे काम करती हैं, मसल्स की स्ट्रक्चर क्या है, मसल्स कितने टाइप की होती है और मसल्स में क्यों कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। एक्चुअली ये पूरा टॉपिक अब मसल्स के ऊपर ही चलने वाला है। चलिए हम बात करते हैं मसल्स क्या होती है। मसल्स एक स्पेशल टिश्यू है जो बनता है मीजोडर्म से। देखिए मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन बताया था तो बताया था कि एक जब जाइगोट होता है सिंगल सेल, शुरुआत में जब वो डेवलप करता है तो इस तरह का एक सिस्ट बनाता है और ये सिस्ट आगे चलकर इसमें 3 लेयर बनती हैं, बाहर की एक्टोडर्म, अंदर की एंडोडर्म और बीच की मीजोडर्म। फिर मीजोडर्म में स्प्लिट होता है तो हमारी बॉडी कैविटी बनती है। ठीक है। तो ये जो मीजोडर्म है उसी से बनता है आपका मसल्स। ये याद थोड़ा सा रख लीजिएगा, कोई खास बात नहीं है। हमारे इंटरनल ऑर्गन ज्यादातर मीजोडर्म के ही बने होते हैं। जितने भी इंटरनल ऑर्गन है वो मीजोडर्म से ही बनते हैं, मोस्ट ऑफ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबका सब, लेकिन मोस्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स आर कंपोज्ड बाय मीजोडर्म एंड मसल्स आर आल्सो डेवलप्ड बाय द मीजोडर्म। हमारी पूरी बॉडी का अगर हम वेट लें, वजन देखें, तो मसल्स अकेला 40 से लेकर 45% होता है हमारी बॉडी वेट का। एक्चुअली हमारी बॉडी में वजन किसका है? या तो बोन्स का है, स्केलेटन सिस्टम का, या फिर मसल्स का है।
भाई ब्लड तो 5 लीटर है, कोई खास वजन नहीं है। हाँ, बाकी हमारा मोस्ट ऑफ जो पार्ट है वो मसल्स से ही बनता है। मसल्स हमारा 40 से 45% बॉडी वेट बनाता है। तभी तो जो अच्छा जिम जाते हैं उनकी मसल्स डेवलप होती हैं, तो उनका बॉडी वेट बढ़ जाता है। और जो दुबले पतले लोग होते हैं एक्चुअली उनके अंदर मसल्स तो होती है लेकिन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होती, इसलिए उनका वजन कम होता है। मसल्स बढ़ेंगी तो स्वाभाविक है बॉडी वेट भी बढ़ेगा। क्लियर? ठीक है। ये स्पेशल टिश्यू है एनिमल का जिसमें कुछ स्पेशल पावर होती हैं। क्या पावर होती है? ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सिकुड़ सकता है, ये एक्सटेंड भी हो सकता है, लंबा हो सकता है। एक्सटेंसिबिलिटी इसमें देखने को मिलती है। और ये एक्साइट होता है, सिग्नल मिलने के बाद ये अपना शेप एंड साइज चेंज करता है। इलास्टिसिटी भी देखने को मिलती है, इलास्टिसिटी रबड़ बैंड में जैसे होता है ना, ऐसे हमारी मसल्स में भी इलास्टिसिटी होता है, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है। तो ये प्रॉपर्टी होने के कारण ही ये टिश्यू मूवमेंट करवा सकता है। ऐसा और कोई भी टिश्यू के पास ये पावर नहीं होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या हमारे बॉडी की सभी मसल्स एक ही जैसी होती हैं? आंसर आएगा नो। हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप की मसल्स होती हैं। हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, क्लास 11th में भी हमने टिश्यू पढ़ा है, मसल्स हमने पूरा पढ़ा है। एक्चुअली अगर हम मसल्स की बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर तो मसल्स होती हैं 3 तरह की। कितने तरह की होती हैं? 3 टाइप होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। आखिर ये बॉडी में कहां पाई जाती हैं उसके आधार पर 3 तरह की होती हैं, लोकेशन के आधार पर। ऐसी मसल्स जो हमारे स्केलेटन सिस्टम के साथ जुड़ी हुई, चिपकी हुई पाई जाती हैं, हमारी हड्डियों से चिपकी हुई पाई जाती हैं और जिनके कारण हमारे बोन्स में मूवमेंट होता है, उनको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल। उनको क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स, जो हमारे स्केलेटन सिस्टम से जुड़ी हुई पाई जाती हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण हमारा स्केलेटन सिस्टम मूव करता है, वो सभी मसल्स स्केलेटल मसल्स कहलाती हैं। सेकंड मसल्स की बात करते हैं कि जो हमारे बॉडी के इंटरनल होलो ऑर्गन, इंटरनल होलो ऑर्गन जैसे फूड पाइप हो गया, हाँ, आपका कोई भी इंटरनल पार्ट, उन सब पार्ट में जो मसल्स पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं विसरल मसल्स। जो इंटरनल होलो ऑर्गन में जो मसल्स पाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विसरल मसल्स। और स्पेशल अगर मसल्स हार्ट में पाई जाती हैं, वो कुछ अलग मसल्स हैं जो केवल हार्ट में पाई जाती हैं, उन मसल्स को हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। So on the basis of location, there are 3 types of muscles found in human beings. So one are the skeletal muscles, number 2 are the visceral muscles, and number 3 are the cardiac muscles. कार्डियक, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, हार्ट की मसल्स को बोलते हैं कार्डियक मसल्स। ठीक है, ये 3 नाम बेसिक नाम है, इनको याद करना है। चलिए अब थोड़ा सा इनके बारे में कुछ और डीप में जानने की कोशिश करते हैं। जब हम इन अलग अलग मसल्स को अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं, जब माइक्रोस्कोप में इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये स्केलेटल मसल्स हमको अलग अलग कलर की दिखाई देती हैं। कहीं डार्क कलर की हैं, कहीं लाइट कलर की हैं, कहीं डार्क है, कहीं लाइट है। इस तरह का स्केलेटल मसल्स हमको दिखाई देता है। तो जब माइक्रोस्कोप में इनको देखते हैं तो एक्चुअली वो जो एक ही जैसे कलर नहीं है, कुछ जगह पर गहरे रंग की है, कुछ जगह पर हल्के रंग की है, इसलिए हम इनको बोल देते हैं स्ट्रेटेड मसल्स। इनको क्या बोल देते हैं? स्ट्रेटेड मसल्स। क्यों? क्योंकि ये एक ही कलर की नहीं होती, अलग अलग धब्बे, कहीं ज्यादा गहरे रंग की, कहीं हल्के रंग की, इस तरह की दिखाई देती हैं। और इनको एक नाम और दिया गया इसी आधार पर, इनको हम बोल देते हैं रफ मसल्स।
क्योंकि ये एक ही जैसी नहीं है, ये रफ टाइप की हैं, कहीं गहरे रंग की हैं, कहीं हल्के रंग की हैं, अलग अलग ये दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम विसरल मसल्स को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो पूरी मसल्स एक ही जैसी दिखती है, इसलिए इसको हम अनस्ट्रेटेड मसल्स या स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। अनस्ट्रेटेड मसल्स या फिर इसको हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स। तो ये कहीं ना कहीं हमको माइक्रोस्कोप में एक ही कलर की दिखाई देती हैं, इनमें कोई डार्क और लाइट कलर नहीं होता है। कार्डियक मसल्स को अगर हम बात करें कि इनको माइक्रोस्कोप में देखें तो ये कैसी दिखती हैं, तो इनको भी हम स्ट्रेटेड मसल्स ही कहेंगे, लेकिन इनको रफ मसल्स नहीं कहते। एक्चुअली ये भी आपके स्ट्रेटेड मसल्स ही है। ठीक है, तो ये हो गया हम इसको जब ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में तो कैसी दिखती हैं। अब नंबर तीसरा एक क्राइटेरिया हम देखते हैं कि ये मसल्स काम कब करती हैं। अगर नर्वस सिस्टम का मैसेज इनको कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन अगर इनको कंट्रोल करता है, अगर ये हमारे ब्रेन के कहने के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार अगर काम करती हैं, तो उनको हम बोलते हैं वॉलेंटरी मसल्स। हमारे स्केलेटन सिस्टम के मूवमेंट हमारी सोच और समझ के अनुसार ही होते हैं। इसका मतलब ये सभी मसल्स हमारी विल पावर से कंट्रोल होती हैं, जैसा हम चाहते हैं ऐसा मूवमेंट होता है। ये आज्ञाकारी टाइप की हैं, हम कहते हैं वो ये फॉलो करती हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं वॉलेंटरी मसल्स। इनको क्या बोलते हैं? वॉलेंटरी मसल्स। लेकिन ये जो विजुअल मसल्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर हैं, ये जैसा हम चाहते हैं ऐसा काम नहीं करते। जैसे मान लीजिए ईसोफेगस में फूड आगे मूव कर रहा है, हम बोल रहे हैं कि नहीं फूड वापस आ जाओ, तो क्या वो वापस आएगा? वो नहीं आएगा, वो अपने हिसाब से काम करता है। इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसा चाहते हैं ऐसा नहीं करवा सकते, ये अपना काम अपने आप खुद करती रहती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं अनवॉलेंटरी मसल्स। इनको क्या बोलते हैं? अनवॉलेंटरी मसल्स। और क्या आपके हार्ट की मसल्स आपका कहना मानेंगी? क्या आप चाहते हैं कि हार्ट की मसल्स काम करना बंद कर दे, आप चाहें कि ये चालू कर दे काम करना? ये भी नहीं मानती, इसलिए इनको भी क्या बोलेंगे? ये भी अनवॉलेंटरी मसल्स है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात है, कई सारे नाम आपके बढ़ते जा रहे, चीज वही है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, स्केलेटल, विजुअल और कार्डियक। देखने पे कैसी हैं? ये रफ हैं, ये स्मूथ हैं, इनको हम स्ट्रेटेड बोल देते हैं। इनको रफ नहीं बोलेंगे, केवल इसके ऊपर भी थोड़ा सा अलग अलग कलर दिखाई देता है, कहीं गहरा कहीं हल्का, लेकिन यहाँ पे तो एक पैटर्न होता है, हल्का और गहरे का पैटर्न होता है, प्रॉपर अल्टरनेट यहाँ बैंड पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा और इनके बारे में देखते हैं। जो ये मसल्स है, अगर मैं इनका थोड़ा डायग्राम बनाऊं तो ये जो मसल्स हैं इनके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बहुत डार्क कलर का है, फिर लाइट कलर है, फिर यहाँ पर डार्क कलर है, फिर लाइट कलर है, फिर डार्क कलर है, इस तरह की मसल्स आपको दिखाई देती हैं। और ये मसल्स की सेल में एक चीज और हमको दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? वो खास आप याद रखेंगे, पहले एक बार मैं फोटो बना देता हूं। आप विजुअल मसल्स की बात करेंगे तो एक्चुअली ये कुछ इस टाइप की सेल आपको दिखाई देंगी, इस टाइप की। ठीक है, और यहां पर एक सेल में एक न्यूक्लियस ये दिखाई देगा। और इनकी बात करेंगे तो एक्चुअली यहां पर कुछ ब्रांचिंग पैटर्न आपको दिखाई देगा, कुछ ब्रांच ये आपको दिखाई देंगी इस तरह से, कुछ भी ये ब्रांचिंग पैटर्न दिखाई देता है। तो यहां इनकी क्या क्या डिफरेंस होती है तीनों मसल्स में, वो थोड़ा सा एक बार आप समझ लीजिए। इसकी हर सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट सेल हैं। ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट सेल है। और मल्टी न्यूक्लिएट सेल को हम क्या बोलते हैं? सिंसाइटियल सेल। देखिए मैं एक शब्द इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपको, सिंसाइटियल सेल। सिंसाइटियल सेल मतलब मल्टी न्यूक्लिएट। जनरली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है,
लेकिन ये ऐसी सेल हैं जिनकी हर सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ये सिंसाइटियल सेल हैं, लेकिन ये अनब्रांच्ड हैं, कोई ब्रांचिंग पैटर्न नहीं दिखता, अनब्रांच्ड है। ये वाली अगर हम बात करते हैं तो यूनिन्यूक्लिएट है। ये कैसी है? यूनिन्यूक्लिएट। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है और ये भी अनब्रांच्ड है। ये भी कैसी है? अनब्रांच्ड है। ठीक है, यहां बात करेंगे तो ये यूनिन्यूक्लिएट तो हैं, इनके अंदर भी एक ही न्यूक्लियस है एक सेल में, लेकिन ये ब्रांच्ड है। यहां से कई बार आपको उलझाने की कोशिश करता है। आउट ऑफ 3 विच मसल्स इज ब्रांच्ड? आंसर आएगा कार्डियक मसल्स। आउट ऑफ 3 विच इज सिंसाइटियल सेल? आंसर आएगा स्केलेटल मसल्स। कौन सी सेल है जो यूनिन्यूक्लिएट भी है और अनब्रांच्ड भी है? आंसर आएगा विसरल मसल्स, स्मूथ मसल्स जिसे हम बोलते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो आपको याद रहनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि आपको तीनों मसल्स, थोड़ा सा मैं एक जो डायग्राम आपको हल्का सा बना के दिखाया, ये अगर दिमाग में रहेगा तो आप कोई गलती नहीं करोगे। ये एनिमल टिश्यू का पार्ट था, मसल्स। वहाँ पे जब हम एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू पढ़ते हैं, वहीं पर मसल्स टिश्यू होता है। एनिमल में 4 तरह के टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो ये आपका मस्कुलर टिश्यू था। मसल्स के टाइप थे अलग अलग। अब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है आखिर मसल्स कैसी होती हैं और वो कैसे काम करती हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजियोलॉजी। हम अभी बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं? फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। वर्किंग प्रोसेस को समझ रहे हैं कि मसल्स काम कैसे करते हैं। तो हम इन तीनों मसल्स को अगर पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हम केवल लेने वाले हैं इस मसल्स को, कि स्केलेटल मसल्स कैसी होती है, उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है और वो कैसे काम करती है। अब हम केवल और केवल फोकस करेंगे स्केलेटल मसल्स के लिए, कि स्केलेटल मसल्स कैसी होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्केलेटल मसल्स कैसे होती है। हमको एक मसल्स बनाना है। सपोज मैंने एक मसल्स बनाया, ये एक बहुत बड़ी मसल्स है, मान लीजिए ये वाली, जो हमारे हड्डियों के साथ जुड़ी हुई है। हाँ, अब ये जो मसल्स है, इस मसल्स को अब काट के देखना कि भैया तुम्हारे अंदर क्या है। मैंने यहां से काटा इसको, इस मसल्स को, तो काटा तो मुझे कुछ इस तरह का ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, और ये वाला पार्ट, ये बाकी मसल्स है आपको। ठीक है, अब इस पार्ट को, ये पूरा एक्चुअली मसल्स है। मसल्स के अंदर जब हमने देखा तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह के पार्ट मौजूद है। इसके अंदर ये वाले पार्ट मौजूद है, इनको हम बोलते हैं, मसल्स के अंदर क्या होते हैं? मसल्स बंडल होते हैं, बहुत सारे बंडल। जैसे बीड़ी पीने का बंडल होता है, एक बंडल के अंदर ये पूरे एक एक बीड़ी रखी हुई है, ये मान लीजिए, और ये पूरा आपका मसल्स है, मसल्स पैकेट के अंदर। लेकिन ये जो है ना, ये इसी को हम मसल्स बंडल बोल रहे हैं। अभी ध्यान देना, एक मसल्स में बहुत सारे मसल्स बंडल होते हैं। बंडल मतलब बंच होता है, ग्रुप होता है, ये मसल्स बंडल है। और ये सभी मसल्स बंडल यहां पर एक कनेक्टिव टिश्यू से, कोलेजन के फाइबर से आपस में चिपके हुए रहते हैं। कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो इन सभी मसल्स बंडल को आपस में बांध कर रखते हैं। कोलेजन फाइबर्स आर फाउंड बिटवीन द मसल्स बंडल। ईच मसल्स इज कंपोज्ड बाय मेनी मसल्स बंडल। ये जो मसल्स है, मसल्स के अंदर क्या मौजूद है? मसल्स के अंदर मौजूद है मसल्स बंडल, मसल्स बंडल। और ये बंडल आपस में किस चीज से जुड़े हुए हैं? यहां पर मौजूद है कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू। क्या मौजूद है? कोलेजन का बना हुआ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम ही ये है कि किसी को भी कनेक्ट करे। तो ये इसने किसको कनेक्ट किया? कोलेजन ने, कोलेजन के फाइबर्स ने किसको कनेक्ट किया? मसल्स के बंडल को।
और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो मसल्स बंडल को आपस में चिपका रहा है, जोड़ रहा है, इसको बोलते हैं फेसिया। इसको क्या बोलते हैं? फेसिया। ये नाम याद रखना है। मसल्स को आराम से समझना है, डरना नहीं है। ईच मसल्स इज कंपोज्ड बाय मेनी मसल्स बंडल and these muscles bundles are connected with the help of collagen connective tissue which is known as fascia। ठीक है। और मसल्स बंडल को बायोलॉजी में बोलते हैं फेसिकल्स। सर इतने नाम मत बताओ, हम परेशान हो जाएंगे। एक्चुअली फेसिकल्स आर कनेक्टेड बाय फेसिया। ये जो आपके मसल्स बंडल हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हैं। कनेक्टिव टिश्यू को बोल रहे हैं फेसिया। फेसिया ने चिपका रखा है बहुत सारे फेसिकल्स को। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए इस बंडल को। एक्चुअली ये अपने आप में एक बंडल है। बंडल मतलब इसमें बहुत सारी बीड़ी रखी है। बीड़ी का मतलब बहुत सारी सेल हैं इस बंडल के अंदर। जब हमने इस बंडल को देखा तो इसके अंदर मौजूद है हमारे मसल्स फाइबर। इसके अंदर क्या मौजूद है? मसल्स फाइबर। अब मैंने हर मसल्स बंडल के अंदर देखा तो यहां पर मौजूद है मसल्स के फाइबर। ये इनके अंदर मौजूद है मसल्स के फाइबर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि मसल्स बंडल इज द ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर। अभी फाइबर है, ये अपने आप में इस तरह का एक हर एक सेल, जैसे मान लीजिए ये एक आपकी बीड़ी हो गई, ये एक दूसरी बीड़ी हो गई, ये तीसरी हो गई, और ये सब एक बंडल के अंदर बंद है। ये लो, ये एक बंडल के अंदर बंद है। यही तो दिख रहा है यहां पर। मसल्स बंडल के अंदर मौजूद है मसल्स के फाइबर। ये अपने आप में क्या है? ये मसल्स फाइबर है। मसल्स फाइबर, मसल्स फाइबर। और मैंने बताया था मसल्स फाइबर अपने आप में मसल्स की एक सेल होती है। ये क्या है? अपने आप में एक मसल्स की सेल है। हमारे बॉडी में जो कुछ भी बना है, जो टिश्यू बना है, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। सो मसल्स फाइबर इज रियली ए सेल एंड दिस सेल इज मल्टी न्यूक्लिएट। मैंने बताया था स्केलेटल मसल्स, इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं? न्यूक्लियस हैं एक ही सेल के अंदर। ये सेल है, ये जो यहां सेल दिख रही है, ये सेल क्या है? मसल्स के फाइबर हैं। अब मैं एक मसल्स फाइबर को लेता हूं, ये आपका एक मसल्स फाइबर हो गया। ये मान लीजिए मसल्स का फाइबर हो गया। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे क्या बना दिए मैंने? न्यूक्लियस बना दिए। ये मैं बात कर रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है वो वाकई में अपने आप में एक सेल है, और इस सेल को हम बोल रहे हैं मसल्स फाइबर। और मसल्स फाइबर को जब मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं तो इसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है। साइटोप्लाज्म में क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। और क्या है? यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगी। इस तरह से नेटवर्क होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस तरह से। ये आपका रेटिकुलम है भाई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कि नहीं होता है सेल में? ये होता है। अगर इतना समझ में आ गया, मसल्स के अंदर है मसल्स बंडल, मसल्स बंडल के अंदर है मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर और मसल्स फाइबर अपने आप में एक सेल है। हर मसल्स फाइबर अपने आप में एक सेल है, और इस सेल में है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथ ही साथ यहां मौजूद हैं कुछ प्रोटीनियस फिलामेंट जो इसके अंदर इलोंगेटेड पड़े हुए हैं। ये प्रोटीन के फिलामेंट पड़े हैं इसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोटीन के फिलामेंट पड़े हैं। देखिए डायग्राम थोड़ा हौच पौच हो गया, क्यों ना इस डायग्राम को दोबारा से बना लिया जाए, तभी समझ में आएगा।
आप थोड़ा कोशिश कीजिए इसको समझने की। ये मसल्स की एक सेल है जिसे हम बोल रहे हैं मसल्स फाइबर। इस मसल्स फाइबर में बहुत सारे प्रोटीन के फिलामेंट डले हुए हैं जो इलोंगेटेड हैं, और इसके अंदर भरा पड़ा है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है, और भी इसमें एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस मैंने बना दिए, मल्टी न्यूक्लिएट सिंसाइटियल कंडीशन है। ये हो गया मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। और क्या बनाना है? मुझे बनाना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क मैंने बना दिया। बस ये चीज मुझे आपको थोड़ा समझाना था, समझने की कोशिश कीजिएगा। मसल्स, मसल्स के अंदर है मसल्स बंडल, मसल्स बंडल। हर मसल्स बंडल के अंदर मौजूद है मसल्स फाइबर, मसल्स फाइबर। और मसल्स फाइबर वाकई में अपने आप में क्या है? एक तरह की सेल है, मस्कुलर सेल है, और वो इसका फोटो है। अब इस सेल के अंदर देखते हैं तो ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है बाहर। मसल्स को हम बायोलॉजी में जब बात करेंगे तो सर्को शब्द यूज किया जाता है। सर्को, सर्को मतलब मसल्स। ये शब्द याद हो जाएगा अभी। सर्को मतलब मसल्स। कौन सी मसल्स? स्केलेटल मसल्स। इस सेल की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे सर्कोलीमा। इसको क्या बोलेंगे? सर्कोलीमा। लीमा मतलब मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया? सर्कोलीमा। इस साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर भरा पड़ा है, इस साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे? सर्कोप्लाज्म। सर्कोप्लाज्म बोलेंगे इसको। तो इस साइटोप्लाज्म की जगह क्या बोल दिया? सर्कोप्लाज्म। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलेंगे सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या दिक्कत है बताइए? और ये जो फिलामेंट पड़े हैं साइटोप्लाज्म में, प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट हैं एक्चुअली। इन फिलामेंट को हम बोलते हैं मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल। मायो मतलब मसल्स, मसल्स के फाइब्रिल, ध्यान देना फाइब्रिल बोला है। मायोफाइबर, मसल्स फाइबर, एक फाइबर के अंदर बहुत सारे फिलामेंट डले हैं जिन्हें बोल रहे हैं फाइब्रिल, और ये बने होते हैं फाइब्रिल प्रोटीन के। ये फाइब्रिल किसके अंदर पड़े हैं? ये फाइब्रिल पड़े हैं मसल्स सेल के अंदर, जिसे बोल रहे हैं मसल्स फाइबर। मायोफाइब्रिल ये फिलामेंट, ये फिलामेंट के कारण ही ये सेल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, जो इस साइटोप्लाज्म में। ये यूनिक फीचर है इसका, इलोंगेटेड है। ये प्रोटीन कुछ स्पेशल हैं, ये मायोफाइब्रिल की प्रोटीन कुछ स्पेशल हैं जिनके कारण ही ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। इनको हम बाद में पढ़ेंगे। एक्चुअली पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये क्या है। एक मसल्स हमने देखी जिसके अंदर बहुत सारे मसल्स बंडल थे जो एक कनेक्टिव टिश्यू से आपस में जुड़े हुए थे। जब हमने मसल्स बंडल को देखा तो उसके अंदर बहुत सारे मसल्स फाइबर थे। फाइबर अपने आप में एक सेल थी। उस सेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन के फिलामेंट थे जिनको हमने नाम दिया मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल्स आर कंपोज्ड बाय प्रोटीन। स्पेशली मैं दो प्रोटीन के नाम अभी ले रहा हूं। एक प्रोटीन होती है एक्टिन और दूसरी प्रोटीन होती है मायोसिन। ये दो प्रोटीन होती हैं जिनसे मिलकर बनता है मायोफाइब्रिल, जो पाया जाता है मसल्स फाइबर के साइटोप्लाज्म में।
ये मायोफाइब्रिल होती हैं, जिनके कारण इस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स और इलास्टिसिटी की पावर मिलती है इन प्रोटीन के कारण। और एक लास्ट एंड फाइनल और अभी आप समझ लीजिए कि जितनी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं मसल्स की, जिन्हें बोल रहे हैं सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन रेटिकुलम में डिपॉजिट होता है बहुत सारा कैल्शियम। इन सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद होता है बहुत सारा कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम का डिपॉजिट हाउस होता है, यहां बहुत सारा कैल्शियम डिपॉजिट पाया जाता है इस सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, तो कैल्शियम के कारण हमारी मसल्स में वर्क होगा आगे चलकर। ये कैल्शियम कहां पाया जाता है पूरी सेल में? आंसर आएगा सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम विच विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द मसल्स। ये कैल्शियम का काम ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरह से अभी हमने ये बहुत सारा पार्ट पढ़ा है, मुझे लग रहा है कि अब ज़्यादा हो जाएगा, और कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये मायोफाइब्रिल्स की प्रोटीन कैसी हैं और ये काम कैसे करती हैं, एक्टिन और मायोसिन आखिर क्या होती हैं, ये मसल्स कैसे काम करती है। आज आपको इतना याद कर लेना है, मसल्स के अंदर होते हैं मसल्स बंडल, बंडल के अंदर होते हैं मसल्स फाइबर, और हर फाइबर के अंदर बहुत सारे पड़े हुए हैं फाइब्रिल। ये प्रोटीन के बने फाइब्रिल पड़े हैं जिन्हें बोलते हैं मायोफाइब्रिल। ठीक है, तो आज के लिए केवल